नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं आप लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे साथ आईएमए प्रेसिडेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जींद के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज कुमार जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार की आपकी सरलता, सौम्यता, जिस प्रकार से आप ये आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये किस उद्देश्य के लिए आप लोगों ने ये तैयार किया है और इसके विजन क्या है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ ये सभी बातें इसमें से सच हों जी, जो कि शायद हो भी। जी, देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे कंट्री का एकमात्र एसोसिएशन है जो कि आज़ादी के पहले से ही अपना अस्तित्व कायम रख रही है। जी, और इतने सालों से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यह एसोसिएशन अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को बखूबी निभा रही है। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है, एक तो सभी डॉक्टरों के बीच में एक भ्रातृत्व की भावना को स्थापित करना, जी डॉक्टर साहब। जिसमें यह एसोसिएशन कामयाब रही है। जी, दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि अपना जो मेडिकल प्रोफेशन का नॉलेज बढ़ाना जी डॉक्टर साहब। डॉक्टरों के बीच में। क्योंकि देखिए, हम लोग एमबीबीएस पास करके निकलते हैं तो रोज़ दुनिया बदलते रही है। जी डॉक्टर साहब। इस बदलती हुई दुनिया में आपको स्किल भी बढ़ाना है, अपना नॉलेज भी बढ़ाना है। जी डॉक्टर एक दूसरे के संपर्क में रह करके ही ये संभव है। जी डॉक्टर साहब। तो आईएमए अपने इस दूसरे रोल को भी बखूबी निभा रही है। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि इन्होंने अब तो बल्कि आईएमए ने एक अलग से अपना विंग भी बना लिया है जी, जो कि पूरी तरह से कमिटेड है कि कैसे हम एक दूसरे के स्किल को बढ़ाएं। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। तीसरा चीज़ होता है कि एक सामाजिक दायित्व, उसके केस में भी आईएमए अभी आगे आ रही है। जी डॉक्टर साहब। जैसे कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं, जैसे अभी मेडिकल के बच्चों की फ़ीस को अचानक से ही हरियाणा स्टेट में कई गुना बढ़ा दिया गया था। जी डॉक्टर साहब। बहुत ऐसे बॉन्ड ला दिए गए थे जो कि सिर्फ डॉक्टरों से संबंधित मुद्दा नहीं था, जी डॉक्टर साहब। क्योंकि गरीब बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं जी। और इनफैक्ट समाज के सभी वर्ग के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। निश्चित तौर पर। लेकिन कानून ऐसा आया था जिसमें कई तरह की गरीब बच्चों के लिए बाधाएं सामने दिख रही थी। जी तो आईएमए ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे रखते हुए जी, जम करके मैदान में आई कि यह कानून गलत है, जी, इससे बच्चे प्रभावित होंगे, खासकर गरीबों के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जी डॉक्टर साहब। तो उस दायित्व को भी आईएमए निभाने में कामयाब रही जी है। डॉक्टर साहब। आईएमए के विज़न को आपने आज़ादी से पहले से लेकर और अब तक की यात्रा का आपने वर्णन किया कि आईएमए अपना किस प्रकार से सामाजिक, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने जिस व्यवसाय में आप बतौर डॉक्टर हैं, जैसे कहा जाता है डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के समान है निश्चित तौर पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे आईएमए आप जींद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जींद के क्षेत्र में जैसे कोरोना काल में आप सब लोगों ने, डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेल कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरीजों को बहुत सेवाएं दी। इसी दौरान आपके आईएमए के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ललित गुप्ता जी, जिन्होंने कोरोना टाइम में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी सेवाओं को देखते हुए आईएमए के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आता कि जींद के लिए ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनके याद में कोई ऐसा स्मारक, कोई चौक या कोई इस प्रकार की कोई यादगार, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वोच्च दे दिया। तो इस प्रकार की डिमांड सरकार के एंड पे या डॉक्टरों ने अपने दिमाग से कुछ सोचा हुआ है, उसके बारे में कुछ बता पाएँ डॉक्टर साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। जो कोरोना काल में डॉक्टरों का सामूहिक आह्वान था कि ऐसे मौके पर हम डॉक्टरों को सामाजिक सेवा के प्रति अपना दायित्व निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जी, और इस आह्वान को सुनकर के सभी डॉक्टर मैदान में आए जी, और उन्होंने अपने जान की, अपने साथ के हमारे जितने कर्मी थे, जी, हमारे सहयोगी थे, उन्होंने भी सहयोग दिया। जी, और उन सबके सहयोग के कारण हम वो सब करने में सक्षम हो सके। निश्चित तौर पर। तो यह हमारा जो है, ऐसा सोचकर हम आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी, इस बीच हमारे कुछ मित्रों ने अपने जान की भी बलि दे दी। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, या परिस्थितियां बस उनको
जो नहीं चाहते थे वो दिन भी देखना पड़ा। तो इसके लिए जो है पूरे मेडिकल एसोसिएशन ने अपना एक फंड बनाया। उन्होंने हमने आप सबने सहयोग किया और जिन लोग को ज़रूरत थी उन्हें हमने आर्थिक मदद भी दिया अपने तौर पर। हमने सरकार से भी आह्वान किया कि उसको मदद दी जाए, उनके नाम पर सम्मान दिया जाए, लेकिन हमारे इस डिमांड को सरकार अभी तक उसको लगता है समुचित विचार नहीं कर सकी है। बावजूद इसके हमारा एसोसिएशन कभी भी अव्यवस्था फैलाने में यकीन नहीं रखती है। आप देखेंगे कि बाकी अन्य एसोसिएशन को भी देखेंगे, लोग सड़कों पर उतरते हैं, लोग आंदोलन करते हैं, लोग काम रोक देते हैं, लेकिन हमारे एसोसिएशन इन बातों में यकीन नहीं रखती है, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि पहले तो अनवरत सेवा मिलनी चाहिए। हमने अपने काम को या सेवा के संकल्प को बाधित नहीं होने दिया। हमने हमेशा ध्यान रखा कि इसमें जनता को प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपने बात कही वह बात सरकार के सामने हमने कई बार डिमांड रखी, बल्कि सरकार को हमने कहा भी कि जो लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु, तो उनको भी सरकार को सम्मानित करना चाहिए और उनके लिए भी किसी न किसी आकस्मिक निधि का प्रावधान रखना ये सरकार का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इस बात को लगता है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन हम उन हार मानने वालों में से नहीं हैं जो इससे हतोत्साहित होकर के आगे की सेवा को खुद के लिए बाधित करें या अपने मरीजों के लिए बाधित होना, ऐसी चीज़ आईएमए के वर्क कल्चर में नहीं आता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया अपने आईएमए के क्रियाकलापों के बारे में। अब जनता के विषय में आप जींद के क्षेत्र में सभी डॉक्टर अपने अपनी सेवाएं, अपने अपने विशेषज्ञता यहाँ मुहैया करा रहे हैं, तो जनता के विषय के अनुसार कोई विज़न, कोई प्लान ऐसा डॉक्टर आईएमए जींद ने कोई प्लान किया है कि हम जींद की जनता को बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा पाएँ? उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। देखिए, ये हम लोग आपस में मीटिंग करके, डिस्कशन करके हमेशा इस बात पर चर्चा होती है कि कैसे हम सेवाओं को बेहतर कर सकें। हम इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जिला प्रशासन है, उनसे भी सहयोग करते हैं और जिस किसी भी बीमारी के रोकथाम के लिए प्रशासन कदम उठाती है, हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। तो आईएमए ने किसी भी नेशनल प्रोग्राम, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी बीमारी जैसे फैल रही हो, उसके बारे में कैसे रोकथाम की जाए, उसमें आईएमए हमेशा हर तरह से तैयार रहती है, हर तरह से सहयोग करती है। और जो सेवा का काम है उसको उन दिनों में और ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेती है। जब कभी सरकार बोलती है कि अमुक बीमारी को रोकथाम के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना है, तो आईएमए ने ना सिर्फ उस चीज़ को प्रोत्साहन दिया है, बल्कि अपने सदस्यों को बोला है कि सरकार का ये उद्देश्य है, इसमें हम सब मिल करके हमें उसमें साथ देना चाहिए और इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए आपका आभार हृदय से। लेकिन आपके पास आना हमारा जब सफल होगा, क्योंकि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो जो बुज़ुर्ग जो हड्डी रोगों से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए कोई ऐसा संदेश जो दैनिक जीवन की क्रिया में कुछ सुधार करके अपने उस जो हड्डी रोगों से मुक्ति पा सकें, उनके बारे में अगर आप कोई सजेशन दे पाएँ, बड़ा आभार। अब जब भी बुज़ुर्ग हमारे पास आते हैं तो मेरा और हमारे बाकी डॉक्टरों का भी हमेशा इस बात पर जोर रहता है कि उनको प्रिवेंटिव चीज़ें बताएं कि आप किन तरीक़ों से अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि आपको अमुक बीमारी हो गई और ये बीमारी का इलाज लीजिए। बीमारी का समुचित इलाज तभी संभव है जब हम उसको उस बीमारी से बचने के तरीके बताएं। इन तरीक़ों से उन्हें सचेत करें कि जिन कारणों से उनका स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार हो सके, उन तरीक़ों को समझाना, बताना और उसके लिए उन्हें मोटिवेट करना, यह हमारे कर्तव्य में शामिल होता है। और हमारे सभी बंधु अपने इस कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई खान पान में कोई किसी प्रकार का सुझाव अगर आप दे पाएँ, दर्शक जो आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो ऐसा खान पान जिससे उनके हड्डी रोगों में कुछ सुधार हो सके, कोई ग्रसित है तो सुधार हो सके, जो ग्रसित ना हो उसको बचाव के ध्यान में रखते हुए कुछ खान पान में क्या करें कि जिससे हड्डी रोगों से मुक्ति मिल पाए? देखिए, ये सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है
और बचपन में 5वीं 6ठी क्लास से ही हमें सिखाया जाता है जी। कि सबसे अच्छा खाना वो है जो बैलेंस डाइट है। क्या बात। कोई एक खाना बेहतर नहीं है जी। कि आप अमुक खा लें, ये फल खा लें, या ये ड्राई फ्रूट खा लें, या ये सब्जी खा लें और वो सब गुण उसमें हो, ऐसा नहीं है। जी। सबसे अच्छा खाना वो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल हो, जी। अच्छे क्वालिटी के ऑयल हो। जी। ठीक है। जी। और तो ये सब खाने हमें मिलते हैं रूटीन के, रोटी सब्जी दाल जो डाइट होते हैं, उसके अलावा फल, जी। उसके अलावा हरी सब्जियां, जी। मिल्क, जी। उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स। जी। तो इन सभी को मिला करके जो डाइट बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फूड। जी डॉक्टर साहब। और सबसे अच्छा डाइट बैलेंस्ड डाइट होता है। जी डॉक्टर साहब। ये बात बार बार हम मरीजों को समझाते हैं जी। कि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, क्लास 5, 6, 7 से ही हमें पढ़ाया जाता है बच्चों को जी। कि खाना सबसे अच्छा कौन है। जी। सबसे अच्छा खाना संतुलित आहार होता है। क्या बात है डॉक्टर साहब। ठीक है। जी, जी। इसमें कोई एक खाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी बादाम खाए दिन भर जी। तो सबसे स्वस्थ रह सकता है, ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा खाना वही है जिसमें संतुलित। हाँ संतुलित रूप से खाए। जी। रोटी चावल की जगह रोटी चावल मक्की भी खाए। जी। दाल में प्रोटीन का सोर्स हो जाता है, जी। वो भी ले। जी। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो अच्छे क्वालिटी का नॉन वेजिटेरियन चीज़ ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। जी। तेल के लिए पॉली अनसैचुरेटेड फैट के लिए आजकल अच्छा माना जाता है, जैसे ओलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। जी। ये सब ऑयल बड़े अच्छे होते हैं, जी। इनका सेवन किया जाए। जी। उसी तरह से काफ़ी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां खाई जाए डाइट में। जी डॉक्टर साहब। फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाया जाए डाइट में। जी। और इसके अलावा अगर ड्राई फ्रूट जिसको नट्स बोलते हैं जी। वो भी लिया जाए तो बहुत अच्छा है। जी। और इन सब के ऊपर अगर दूध लिया जाए जी। उचित मात्रा में तो यह हमारे आहार को संतुलित आहार बनाता है। जी डॉक्टर साहब। यह आज के समय का और आने वाले समय का, पीछे के समय का फॉरएवर सबसे संतुलित आहार है। जी डॉक्टर साहब। यहीं से हमें स्वास्थ्य में फ़ायदा मिल सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। दर्शकों, आप सब लोगों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जो डॉक्टर हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर शोध करते हैं, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखकर हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापरक प्रदान करने के उद्देश्य से निरंतर लगे हुए हैं। तो आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति संतुलित आहार लेकर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाएं और देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।